मैं अपने इष्ट बाबा श्याम, अपने पूर्वजों को और अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस क्लास को सार्थकता की तरफ लेके जाएं, अपना आशीर्वाद वो हमें प्रदान करें। चलो, तो जैसा कि अपनी क्लासेस जो चल रही है ना, पहले मैं बता दूं, मेरा नाम ब्रजमोहन कौशिक है, भिवानी हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, उसमें मैं लाइब्रेरियन के पद पे कार्यरत हूँ। और जो हमारा पढ़ाने का सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का, वो सिस्टम ये है कि हम पहले रिकॉर्डिंग क्लास भेजेंगे आपके पास में, और उसको आप समय लगा के सुनेंगे, ठीक है ना। और जो चीज आपकी क्लियर नहीं हुई वो फिर लाइव मीटिंग के अंदर आके आप क्लियर करेंगे। यानी कि आपको पढ़ने से पहले प्री रिकॉर्डिंग क्लास मिलेंगी, और पढ़ने के बाद जो आप ये जो भी अपनी क्वेरी क्लियर करेंगे वो पोस्ट रिकॉर्डिंग क्लास से मिलेंगी, ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो हम कंटिन्यू जो है बने हुए हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों के साथ हैं। चलो, अभी जो बंदे ज्वाइन किए हुए हैं उनमें से कोई बंदा हो, उसकी क्लियर कोई क्यूरी हो, जो उन्होंने वीडियो वगैरह देखी हो और उसको क्लियर ना हुई हो, ठीक है, फिर नए बंदे जो हैं उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। मैं है कोई बंदा यहाँ पे जो अपना स्टूडेंट हो, जिसके पास रिकॉर्डिंग क्लास आई हुई हो और जो समझ में ना आई हो? ठीक है, चलो, मैं समझता हूँ सबको क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो फिर से फोन कर लेंगे। जो नए बंदे आए हैं उनका स्वागत है, ठीक है। और जो हमारा कोर्स निकाला हमने पंच पक्षी और पंचांग के नाम से, उस पर काफी अच्छा आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, मुझ पर विश्वास किया है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का विश्वास जो है बना रहे। यहाँ पे काफी बंदे ऐसे होंगे जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, कुछ एक बंदे ऐसे भी होंगे जो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बिल्कुल नहीं रखते हैं। और हमारी जो एडवर्टाइजमेंट थी या विज्ञापन था वो ये था कि आपको बिना पूर्व किसी ज्ञान के भविष्यवाणी करना कैसे सीख सकते हैं एक सप्ताह में, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं उनमें से मैं किसी से भी पूछना चाहूंगा कि या मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से बोलोगे ना तो आप शायद डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाएगी। सबसे ऊपर हुकुमचंद सोनी जी का नाम आ रहा है, तो हुकुमचंद सोनी जी बताएंगे कि ज्योतिष का बेस क्या है। हुकुमचंद सोनी जी के बाद इंदुबाला का नाम है, इंदुबाला मैम बताना चाहें कि ज्योतिष का बेस क्या है। जगदीश श्रीनिवास जी हैं, श्रीवाना, जगदीश श्रीवाना जी बताना चाहें, करण राज जी बताना चाहें, महेश शर्मा बताना चाहें। मैं जिनका नाम बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी मेरी आवाज आ रही है तो एक बंदा उसमें से माइक ऑन करे। और हाँ जी, हाँ जी, बताइए सर, किसका माइक ऑन हुआ? आ रही है सर ये विवेक जी बताएंगे। चलो विवेक जी बताइए कि बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है ये बताइए। अच्छा, आप सवाल मैंने सुना नहीं था, दोबारा बोले। चलो दोबारा सुन लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है। एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है, आपके सवाल का अगर मैं जवाब देने की प्रयास करूं जी तो जी एस्ट्रोलॉजी का बेस हमारे जन्म तिथि पे आधारित होता है। जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म की जगह पे आधारित होता है। जी यही उत्तर आप चाह रहे थे जी जी, या कुछ और गहराई चाह रहे थे? मैं 70% आपका मैं ठीक समझूंगा। जो मैं जानना चाह रहा था आपने वही चीज बोली है। या सर इसको इसके अंदर हम ग्रह तिथि नक्षत्र वार के साथ, सबसे मेन नक्षत्र है, ग्रह तिथि है, करण है, उसके बाद हमारे 12 भाव और नवग्रह है, ये चीज पहचान में आ रही है? जिसे हम कुंडली बनाते हैं। ये चीज जी पहचान, पंचांग है सर। पंचांग है ना। तो इसके बिना जी एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको संभव नहीं है, ठीक है जी। इसके बिना राइट। एस्ट्रोलॉजी संभव नहीं है। तो जी हाँ जी। अगर मेरी भाषा में बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का बेस जो है वो पंचांग है। क्लियर है जी? ठीक है। अच्छा, पंचांग जो है वो उस बना है 5 अंगों से मिलके। पंचांग जो है वो 5 अंगों से मिलके बना है। तो 5 अंग जो हैं 90% लोग सभी जानते हैं, फिर भी मैं चाहूंगा कि कोई एक बंदा बताए कि 5 अंग कौन कौन से हैं। जी तिथि वार नक्षत्र योग और करण जी। योग,
जी, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये हमारे 5 अंग हैं और एस्ट्रोलॉजी का बेस भी यही है। ठीक है ना। ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, कोई भी एक बंदा बता दो। पंचांग से गुरु जी। पंचांग तो हमारे को बताएगा, लेकिन किसका देखना है, जो जातक है या जिसका सवाल है। कहने का मतलब हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक हमारे पास में लगन चार्ट है, एक हमारे पास में गोचर है। ठीक है ना जी। अगर लगन चार्ट की बात करेंगे तो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है, उसके जन्म के समय कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, कौन सा नक्षत्र था, कौन सा योग था, कौन सा करण था। क्लियर है जी। अगर इसी चीज को हम दूसरी तरीके से बात करें कि किसी के पास जन्म का समय नहीं है, ठीक है ना, तो एस्ट्रोलॉजी तो उसके लिए भी है, तो उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, उसके लिए हम ट्रांजिट लेंगे, गोचर लेंगे। गोचर का मतलब ये है कि एट प्रेजेंट जिस समय आपके मन में वो सवाल उत्पन्न हुआ, उस समय ग्रहों और नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, वो आपका गोचर। क्लियर है जी। जी, प्रश्न कुंडली। जी ठीक है ना, उसको आप प्रश्न कुंडली बोल दो, केपी में आओगे तो होरारी बोल दो, ठीक है ना, और रमन में जाओगे तो कुछ और नाम हो जाएगा। ठीक है वही प्रश्न कुंडली, ट्रांजिट, गोचर, वो किस समय का, जिस समय जातक के मन में सवाल उत्पन्न हुआ। ठीक है जी। और जो भाई साहब बोल रहे थे पहले कि किस स्थान पे हुआ, ठीक है ना, किस स्थान पे, किस समय, किस स्थिति में हुआ, तो वो चीज जो है पंचांग से भी उठा के देख सकते हो, वो आप सॉफ्टवेयर की सहायता से भी देख सकते हो। क्लियर है जी। ठीक है। अच्छा, जी हमारे बीच में से केपी का जानकार कोई बंदा है? चलो, कोई दिक्कत नहीं। सर। हाँ जी, हाँ जी। यस सर। चलो, तो इसमें जो है मैं बोलता हूँ, चलो, चंद्रमा जो है ना वो हमारे मन का कारक है। ठीक है। और चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा गतिशील है। इसी प्रकार हमारा मन जो है वो भी गतिशील है। ठीक है। तो बाकी जो प्लेनेट हैं चंद्रमा के मुकाबले बहुत ज्यादा समय लेते हैं एक राशि में से दूसरी राशि में जाने के लिए, जबकि चंद्रमा जो है घंटों में राशि से बाहर हो जाता है। यानी कि 24 और 48 और 8 56, लगभग 56 घंटे में एक राशि से बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, सबको पता है हमारे को। ठीक है ना। तो इसलिए जी हम चंद्रमा को विशेष महत्व देते हैं। चाहे हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए, तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि पैसा जो है, पैसे का उतार चढ़ाव, लेन देन, तेजी मंदी, जो भी हम देखते हैं वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बदलता है। बाकी जो हैं सूर्य देवता हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, एक बार आ गए, एक महीने के लिए बैठ गए। ठीक है। और बात करें गुरु की तो 13 महीने तक रुक गए। और बात करें इसकी क्या नाम है अपना राहु केतु की, तो 18 महीने तक एक राशि के अंदर रुके। ठीक है ना। और बात करें शनि महाराज की, तो एक बार जिस राशि में आ गए 30 महीने तक वहीं पे हैं। ठीक है ना। एक चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो 2.25 दिन में अपनी राशि बदल जाता है, तो इसलिए हम जो है चंद्रमा को विशेष महत्व देते हैं। क्लियर है जी ये बात भी। ठीक है। जी ये यही कारण है कि हम केपी में जाएं, ठीक है, हम वैदिक में जाएं, ठीक है ना। चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान होता है उसको विशेष इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। वैदिक की बात आई तो पंचांग आया, तो पंचांग के अंदर चंद्र राशि आई जिसको इंपॉर्टेंस दी गई, यानी चंद्रमा जो है कौन सी राशि में विराजमान। ठीक है। सेम इसी तरह से केपी में गए तो केपी में भी चंद्रमा किस राशि के अंदर विराजमान है उसको दिया गया। जो केपी के जानकार हैं एक बार वो बोले। हाँ जी सर। जो, हाँ जी, सूर्य श्रीमाली जी। सर रूलिंग प्लेनेट क्या है?
हाँ जी, कोई भी बंदा जो बताना चाहे रूलिंग प्लेनेट क्या है। अच्छा, रूलिंग प्लेनेट ना जो वर्ड है वो क्या शो कर रहा है, ये बता दो। जो ग्रह जिन भावों में बैठे हैं जी वो रूलिंग प्लेनेट है। नहीं, और बताओ जी, कोई रूलिंग प्लेनेट वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? रूलिंग प्लेनेट का मतलब ये होना चाहिए कि जो उस वक्त उस आदमी के ऊपर, उस जातक के ऊपर असर डाल रहा है, ज्यादा असर डाल रहा है। रूलिंग का मतलब है शासन करना, शासन करना, जी ठीक है ना। और प्लेनेट हो गया ग्रह, ठीक है ना। कौन सा ग्रह है जो आपके ऊपर शासन कर रहा है? जिसकी दशा महादशा चल रही होगी। ठीक है ना। तो दशा जिसकी चल रही। केपी जो है, केपी के अंदर हम 4 रूलिंग प्लेनेट मानते हैं, कोई 5 मानते हैं, कोई 7 मानते हैं, ठीक है जी। मित्तल जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, समझ लेना बस अच्छे से, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी गुरु जी हाँ, जी। टेंशन ना लेना, लिखने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज सुनने से रह जाए। अच्छा सुनो मजे से, ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और जो लाल किताब के बारे में सुना है आप लोगों ने? जी। जी सर। लाल किताब सीखने से नहीं आती है, ये लिखित में ले लो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। लाल किताब को कोई सीखना चाहे नहीं आएगी। जो बंदा लिटरेचर का शौकीन है, जो बार बार नॉवल पढ़ने की कैपेसिटी रखता है, वो रूपचंद जोशी जी की बुक को पढ़ ले, उसको कंठस्थ हो जाएगी, उसके नींद में भी वो चीजें घूमने शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो अपनी एस्ट्रोलॉजी है ना, हमारे जैसे मैं कर्म कांड के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता हूँ, जीरो भी नहीं जानता हूँ। रीजन ये है कि मेरा बेस जो है वो संस्कृत का रहा ही नहीं। मेरे पास 10th क्लास तक 10वीं ड्राइंग थी, ठीक है ना। उसके बाद में अपना अलग अपना निकल गए जो भी ग्रेजुएशन के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल सब्जेक्ट से, फिर आगे लाइब्रेरी के सब्जेक्ट आ गए, फिर एलएलबी के लिए अलग सब्जेक्ट आ गए। तो संस्कृत से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, ठीक है। और कर्म कांड जो है टोटल संस्कृत बेस है, जितने भी श्लोक हैं जी सारे संस्कृत बेस हैं, ठीक है। तो कर्म कांड का मैं जीरो भी नहीं जानता जी, क्लियर बताऊं मैं आपको। और मेरा लंबा चौड़ा अनुभव भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो भी इसी लाइन में थे, नहीं। मेरे फादर जो हैं कोर्ट के अंदर रीडर थे, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में रीडर रहे, वहां से रिटायर। और मेरे बाबा जी जो हैं वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे, तो उनका भी कोई लेना देना नहीं इस चीज से, ठीक है ना। और मेरा भी 2021 से पहले इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं था। जनवरी 2021 में मैं इस फील्ड में आया हूँ, ठीक है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है। उससे पहले का एक्सपीरियंस मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ। 20 साल पहले मैं, हमारे यहाँ बलदेव शास्त्री जी होते थे, प्रकांड पंडित, मेरे फादर भी उनके स्टूडेंट रहे। मैं उनके शरण में गया, मैं कहा सर मेरे को ज्योतिष सिखा दो। उन्होंने मेरे को 27 नक्षत्र के नाम दिए, बोला बेटा ये याद। वो बहुत मशहूर थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है ना। तो उन्होंने मेरे को 27 नक्षत्रों के नाम दिए, बोला बेटा ये याद करके आ जाना, ठीक है। बेशर्म होके मैं एक हफ्ते बाद उनके पास फिर गया। उन्होंने जाते ही पूछा कि याद हो गए नक्षत्र? मैंने कहा जी नहीं हुए। तो उन्होंने पोलाइटली, ठीक है ना, उस बात को साइड में रखते हुए बोले छोड़ दे कोई बात नहीं, 9 प्लेनेट हैं, इनका स्वभाव याद करके फिर आ जाना, ठीक है जी। मैं 3 दिन 4 दिन बाद फिर गया, बोले स्वभाव याद हो गया? मैं कहा हाँ जी हो गया, ठीक है। बुध जो है ना, वो 10-10 साल को भी पढ़ देता है तो भी समझ में नहीं आता। तो मेरे को 3 दिन में 4 दिन में कहां से प्लेनेट का स्वभाव याद हो जाता, ठीक है। तो कहने का मतलब, फिर बोले चल छोड़ कोई बात नहीं, ये मंत्र ले और मंत्र पढ़ के फिर आ जाना। वो ओवरऑल ये हुआ कि इतनी ज्यादा शर्म चढ़ गई बार बार में। मैं गुरु जी काम देते हैं, काम तो होता नहीं, जाके करूंगा क्या, ठीक है ना। नहीं सीख पाया कहने का मतलब। और जब परमात्मा की दया हुई, जनवरी 2021 से मैं इसमें आया, 1 साल मैंने पढ़ा और जनवरी 2022 से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को सारी चीजें जो है कंठस्थ याद हो रही हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास का है कि बार बार उन चीजों को जो हम बोलते हैं कि अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुरुषाश्लेषा मदा पूर्व फागुन उत्तरा फागुन हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, तो ये बार बार रिपीटेशन वर्क है,
जितना ज्यादा आप रिपीट करते हो ना उतना ज्यादा आपको याद होता है, ठीक है ना। रूलिंग प्लेनेट रटने की चीज नहीं है। जो हमने बताया कि पंचांग के अंदर 5 चीजें हैं, ठीक है, उसी तरह से केपीबी ये कहती है कि आपका जब जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस राशि जिस नक्षत्र के ऊपर था वो आपका रूलिंग प्लेनेट है। तो चंद्रमा जो है आपका रूलिंग प्लेनेट हो गया, सॉरी चंद्रमा रूलिंग प्लेनेट हो गया कह रहा हूं, नक्षत्र जो था ना उसको रूलिंग मान लिया। नक्षत्र जिस राशि में है हमारे को सबको पता है, नहीं पता हो तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। और मैंने काफी वीडियो जो है अपने YouTube चैनल के ऊपर भी डाल रखी हैं, उनसे भी आपको बेसिक नॉलेज काफी मिल जाएगी कि 360 डिग्री का एक सर्कल है, उसमें 27 नक्षत्रों में डिवाइड है। उसी 360 डिग्री के सर्कल को 27 नक्षत्र की तरह ही 12 राशियों में भी बांट रखा है, यानी कि एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण उसके अंदर आ जाता है, 2.25 नक्षत्र की एक राशि हो जाती है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ वो तो इंपॉर्टेंस रखता ही रखता है, साथ में जिस राशि में था वो भी इंपॉर्टेंस होगी, उसकी भी इंपॉर्टेंस होगी। आपके दो रूलिंग प्लेनेट निकल के आ गए, उसके बाद में इनके जो लॉर्ड हैं वो आपके रूलिंग प्लेनेट हो गए, ठीक है ना। या यूं कहो नक्षत्र लॉर्ड, राशि लॉर्ड, ये 2 आ गए, ठीक है। 5वां जो है जिस दिन आपका जन्म हुआ उसको रूलिंग प्लेनेट मान लेते हैं। और कोई उससे आगे जाना चाहता है तो उसके अंदर सब नक्षत्र का सिस्टम बनाया हुआ है। सब नक्षत्र का मतलब ये है, जो भी वैदिक के जानकार हैं उनको सबको पता है या सबको ने सुना होगा, एक शब्द है नवमांश। अपने में से जो बंदा ऐसा हो जिसने नवमांश ना सुना हो वो बोले। मैंने नहीं सुना जी। आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ जी। हमारे यहाँ क्या है, जैसे मैंने बताया कि 360 डिग्री का एक सर्कल है, उसको 27 नक्षत्रों में हमने बांटा जी, है ना। तो 27 नक्षत्रों को 4-4 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया, अच्छा, उसको बोला चरण। चरण, हाँ जी, ठीक है। और जी जी जी, उसी तरह से 360 डिग्री सर्कल को हमने 12 से डिवाइड किया, राशियों में बांटा जब, तो जब जी, 12 से डिवाइड किया तो उसके अंदर 2.25 नक्षत्र आए। और ओ अच्छा अच्छा, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण, 2 के अंदर 8 और 2.25 के अंदर 9, यानी नौ, राशि का 9वां हिस्सा आपका नवमांश। वो नवमास हो गया। हाँ, क्लियर हो गया? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ। इसी तरह से क्या होता है कि देखो साइंस क्या है, अध्यात्म और साइंस में थोड़ा सा अंतर है। अध्यात्म जो है वो है मोटा मोटा, और साइंस जो है वो है बारीक, गहराई में जाना। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ या परिवर्तन हुआ, तो एस्ट्रोलॉजर जो हैं आज भी हम जो हैं 39 बंदे बैठे हैं इस समय, ठीक है ना जी। तो कहने का मतलब उस समय भी लोगों का इंटरेस्ट रहा होगा ज्योतिष के अंदर, ठीक है। अच्छा, 39 बंदे हैं, क्या हम सारे एक बात के ऊपर सहमत हो सकते हैं? नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है जी। बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं रिसर्च होना। तो रिसर्च जो है चलती रही, जब रिसर्च चलती रही तो इस बीच में कृष्णमूर्ति जी आए। कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई आप एक बात बताओ, विषोंतरी महादशा है, कौन कौन बंदे जानते हैं विषोंतरी महादशा को? कोई एक बंदा जो विषोंतरी महादशा को जानता है वो बोले। हाँ जी, कोई एक बंदा जो विषोंतरी महादशा को जानता है वो बोले। चलो मैं बोलता हूँ जी। विषोंतरी संस्कृत का शब्द है, विषोंतरी का मतलब है 120 साल। अच्छा, जिस समय ये एस्ट्रोलॉजी बनाई गई उस समय आदमी की आयु 120 साल मान ली गई। प्लेनेट हमारे पास में 9, ठीक है ना जी। तो 9 प्लेनेट का 120 साल को 9 प्लेनेटों में डिवाइड करना था कि कौन से प्लेनेट को कितने साल दिए जाए। क्लियर है? अच्छा, एक चीज मैं बीच में बताना चाह रहा हूं, हम जो है जूम एप्लीकेशन जो है फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। तो फ्री वाला वर्जन यूज करने की वजह से हमारे को 40 मिनट में एक बार डिस्कनेक्ट होना होता है।
ठीक है जी। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये डिस्कनेक्ट होगी हम उसी नेटवर्क उसी अपने लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी जी ठीक है जी। चलो, तो विषोत्तरी ठीक महादशा है जो जी। है, हाँ विषोत्तरी महादशा जो है वो 120 साल की है, और 120 साल की विषोत्तरी महादशा में 9 प्लेनेट को अपना अपना स्थान दिया गया। तो जो बंदे जानकार हैं विषोत्तरी महादशा के, वो जानते हैं कि केतु को 7 वर्ष मिले 120 में से, वहीं शुक्र को जो है 20 साल मिले, और सूर्य को 6 वर्ष मिले, चंद्रमा को 10 वर्ष मिले। तो आप देखो कि जिस प्रकार राशि के 9 टुकड़े किए तो बराबर बराबर चरण मिले ना, बराबर चरण है ना भाई। जी हाँ जी हाँ। जो बंदे जानकार हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं जानेंगे वो मेरी वीडियो देख लें। आपने श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड मेरा चैनल है, मैंने लिंक आपको भेज रखा है, नहीं मिले तो मेरे को बोल लेना, ठीक है जी, मैं बता दूंगा। कौन सा चैनल गुरु जी, कौन सा चैनल? श्री श्याम वास्तु वर्ल्ड। ओ ठीक है ठीक ठीक है है जी, हाँ जी। तो उस पे काफी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब जो बेसिक नॉलेज के लिए। यहाँ पे ये लिंक भेजा था वहीं पे भेजा हुआ हाँ है। हाँ हाँ हाँ, जो अपनी वीडियो है ना सर वो अपने यूट्यूब पे ही है, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो उस पे कहने का मतलब काफी वीडियो आपको मिल जाएंगी जो नक्षत्र का बारीकी से आपको ज्ञान करवा देंगी, राशियों का बारीकी से ज्ञान करवा देंगी, उनका डिवीजन जो है बारीक से ज्ञान करवा देंगी, इवन की आपको याद भी करवा देंगी, विषोत्तरी महादशा भी करवा देंगी, ठीक है। और कर्म से चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं कर्म से भी भेज दूंगा, अगर भाई इकट्ठे वो ना मिले, सीक्वेंस में ना मिले, मैं भेज दूंगा। अच्छा, मैं म्यूट कर रहा हूँ जी एक बार सबको, जिसको पूछना हो सिर्फ वो ही अपने आप को अनम्यूट करे, है ना। विषोत्तरी महादशा जो है 120 साल की है, प्लेनेट हमारे पास में 9 हैं। जब हमने उनका डिवीजन किया तो वो इक्वल नहीं किया, केतु को 7 वर्ष दिए तो शुक्र को 20 वर्ष दिए, सूर्य को 6 वर्ष दिए तो चंद्रमा को 10 वर्ष दिए, मतलब उनका अनइक्वल डिवीजन किया गया। जबकि पाराशरी के अंदर राशि के बराबर बराबर 9 टुकड़े किए गए, यानी यूं समझो 360 डिग्री का एक सर्कल है, 12 राशियां हैं, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री की एक राशि निकल के आएगी। जब 30 डिग्री को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 3.20 डिग्री का एक चरण निकल के आएगा, यानी 3.20 डिग्री का एक नवमास निकल के आएगा। तो केपी जो है कृष्णमूर्ति पद्धति, उसके अंदर ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि जब आपने विषोत्तरी महादशा में 9 प्लेनेट को समान समय नहीं दिया तो आपने यहाँ पे राशि के 9 चरण जब डिवाइड किए तो इनको इक्वल कैसे दे दिया, ठीक है ना। यहां से केपी जो है उससे डिफरेंट हो गई, वैदिक से डिफरेंट हो गई। यहाँ इसी को जो है आगे चल के जो हम पढ़ रहे हैं CIL के नाम से पढ़ रहे हैं, जो आज के समय में फेमस है, ठीक है जी। चलो आगे क्या था, आगे ये था कि कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर ये डिसाइड किया गया कि राशि के ना टुकड़े ना करके हम टुकड़े करेंगे नक्षत्र के, और नक्षत्र के टुकड़े भी जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, वो होंगे जैसे विषोत्तरी महादशा में समय दिया गया है उसी रेशो में। क्लियर हो गया जी। सेशन बहुत हैवी हो रहा है लेकिन इसका पंच पक्षी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट करिए। मैं ये कह रहा हूँ सेशन जो है वो आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये टेंशन मत लेना, ये सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको सिर पे मत रखना, नहीं तो जैसे मैं 20 साल पहले भागा था आप आज भाग जाओगे। अच्छा हुआ ये वर्ड आपने बोला क्योंकि इसे वही होने जा रहा था। मैं 20 साल पहले भागा था, आप आज भाग जाओगे, ठीक है। तो उसको इतना ज्यादा लेना, इंफॉर्मेशन के बेस पे मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई पाराशरी जो है उन्होंने भी काम किया, केपी ने भी काम किया, लाल किताब में रूपचंद जोशी ने भी काम किया, सबने काम किया। तो सबने जो काम किया, हमारे पास काम करने के लिए 9 प्लेनेट, 12 राशियां और 12 हाउस और 360 डिग्री का एक सर्कल, गिनती की चीजें हैं। उनको याद करने के लिए जो है हमने मील स्टोन बनाए, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुषा आश्लेषा मघा पूर्व। आप नंबरों से याद कर लो, 1 से लेकर 27 नंबर बना लो, नंबर याद रख लो, 1 से लेकर 27 तक नंबर याद रख लो ना, ठीक है। उसके बाद में
हमने एक कविता बना रखी है कि केतु देगा 7 वर्ष शूल, ठीक है ना। इसका मतलब विषमोत्तरी महादशा के अंदर केतु को 7 वर्ष मिल गए। अश्विनी मघा मूल, अश्विनी मघा और मूल जो है इसके नक्षत्र हैं केतु के। इसी तरह से शुक्र है, शुक्र जो है 20 वर्ष रहेगा ठाडा। हमारी हरियाणवी भाषा में ठाडा का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा, ठाडा का मतलब क्या है कि साढ़ा जो शब्द हैं वो हमारे को याद दिलाते हैं कि यहाँ पे साढ़ा के नक्षत्र आने हैं। तो भरणी, पूर्वा, फागुनी और पूर्वा साढ़ा, ठीक है ना। भरणी, भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वा साढ़ा, तो ये 3 नक्षत्र जो है शुक्र के आ गए, ठीक है। इसी तरह से सूर्य का है, ठीक है ना। तो सूर्य 6 वर्ष न रहने देगा जाडा, डा का मतलब फिर वही साढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि कृतिका क्या था, अश्विनी भरणी कृतिका, और उधर क्या था, कविता भी देखो एकदम से स्लिप हो गई, उत्तरा फागुनी और उत्तरा साढ़ा। भाई ठाडा से ले लिया ना साढ़ा, तो ठाडा याद आ गया तो साढ़ा याद आ गया, साढ़ा याद आ गया तो सीधा सा हो गया कि कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तरा साढ़ा। तो इस तरह से जो है आप 27 नक्षत्रों के नाम इजीली याद कर सकते हैं। नहीं याद होते छोड़ दो, उनको साइड में लगा दो। 27 नंबर याद कर लो 1 से लेकर 27 तक, और याद कर लो कि केतु का नंबर पहला है, तो केतु का नंबर पहला है तो पहला नक्षत्र केतु को मिला हुआ है, 10वां नक्षत्र केतु को मिला हुआ है 1 और 0, ठीक है ना। और उसके बाद में 19वां नंबर जो है वो केतु को मिला हुआ है 1 और 9, तीनों का जो टोटल 1 ही आता है ना। क्योंकि ये तो हम बचपन से देखते आए हैं कि तेरे जन्म की तारीख बता, भाई 27 है तो 2 और 7 9 हो गई, 25 है तो 2 और 5 7 हो गई। ये तो हमारे को पता है कि 9 प्लेनेट है, 9 अक्षर है, 9 ही नंबर है। तो केतु जो है उसको पहला नंबर मिल गया, पहला नंबर मिल गया तो पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र जो है केतु को मिला हुआ है। लिख के रख लो, साइड में लिख के रख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो उसकी। इसका फॉर्मेट बाद में आप भेज देंगे क्योंकि वो भेज दूंगा जी। एक एक चीज लिखने से वो हो जाएगा करके, क्योंकि एक बार में तो शायद मुझे नहीं लग रहा है कि वो होगा करके। भेज दूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएंगी। और उसके ऊपर है भी अपना यूट्यूब के ऊपर बेसिक नॉलेज जो है वो डाल के रखी है, अपनी इंफॉर्मेशन डाल के रखी है आपके चैनल पे है। हाँ जी, चैनल पे है। कविता भी है, हाँ कविता भी है, और ये भी है अपने क्या नाम है, और जो इनका डिवीजन है, डिवीजन भी है कि कैसे जो है राशियों को नक्षत्र बांटे और कैसे जो है प्लेनेट जो है उनको नक्षत्र दिए गए, वो भी सारा का सारा है ना। और वो सीक्वेंस भी है कि 12 हमारे पास में राशियां हैं, तो 12 राशियों में हमने 4-4 करके 3 हिस्सों में डिवाइड की। पहली जो 4 राशियां हैं, 4 को हमने गुणा किया 2 से और माइनस कर दिया 1, नहीं सॉरी 4 सॉरी क्या किया, हाँ 1 गुना 2, 2 से गुणा किया, ठीक है। पहली राशि का नंबर क्या आया 1, मेष नंबर, मेष है ना, मेष का नंबर 1 आ गया, 1 को 2 से गुणा किया, ठीक है, 1 गुना 2 2 माइनस 1 कर दिया तो 1 आ गया, यानी 1 2 और 3 ये नक्षत्र जो हैं मेष को मिल गए, अश्विनी भरणी और कृतिका। उसी तरह से 2 नंबर राशि जो है वो कौन सी है, वृषभ। तो वृषभ राशि में हमने क्या किया, 2 गुना 2 4 माइनस 1 3 आ गया, यानी 3 4 और 5 ये नक्षत्र जो है वृषभ राशि को मिलती है। ये भी मैंने उसमें बता रखा है, अच्छे से बता रखा है। तो राशियों का डिवीजन कैसे इनको डिग्री मिली हुई है वो सारा मैंने बता रखा है। 1 मिनट है, नया टॉपिक में 1 मिनट बाद उठाऊंगा, इससे पहले आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बीच में करने के लिए कुछ नॉलेज तो चाहिए एटलीस्ट। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात हाँ ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो मैं बताऊं आपको, हम बचपन में है ना जैसे प्लेइंग कार्ड्स खेलते थे, ठीक है, या शगुन अपशगुन को मानते हैं, ठीक है ना। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हमारे को पूर्वाभास करवा देती हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है ना। और ओकल्ट साइंस जो है यही है, भाई हम परमात्मा तो है नहीं, हम डिकोड करते हैं चीजों को। डिकोड करने का मतलब, अरे दूध बिखर गया, कुछ बुरा होना है, ठीक है ना जी, कंच फूट गया, अपशगुन हो गया, ऐसा ही होता है ना। बिल्ली रास्ता काट गई, भाई काम तो नहीं बनेगा। जैसे हम इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन हमने देखे हैं सबने, तो इलेक्शनों में हमने देखा है कि किसी भी पार्टी के नाम से वोट मिल सकता है,
या किसी बंदे के नाम से वोट मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पार्टी अपना सिंबल रखती है। उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि फिर भाषा के अधीन नहीं रहते हैं। किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को उर्दू आती है, ठीक है ना, किसी को अरबी आती है, लेकिन पिक्चर को देख के सबको पता है ये पानी है, ये चंद्रमा है, ठीक है ना। तो पिक्चर जो है वो सबको हमारे को एक उसके ऊपर ले आती है। तो इसी तरह से जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने भी पिक्चरों का सहारा दिया। हमारे पास में जो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में आप देखोगे तो पिक्चर लगा रखी है सबके सामने। अगर मेष के सामने देखोगे तो मेढा लगा रखा है। मेढा का मतलब ये है कि उस समय, जिस समय ये इजाद हुआ था या बनी थी, ठीक है ना, उस समय हमारे पास में एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता था, ठीक है, तो पशुओं को आपस में लड़ाया जाता था। उसके अंदर मेढे का इस्तेमाल किया जाता था। तो मेढा देखो कैसा होता था मेढा। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हो, मेढों को लड़ते हुए देखा हो, तो खूनम खून हो जाते थे जब तक बिल्कुल शरीर में अगर थोड़ा सा भी खून है तो वो लड़ता रहता था। इसका मतलब वो एनर्जी से भरपूर, इसका मतलब मेष राशि जो है एनर्जी से भरपूर है, लड़ाका है, ठीक है ना। और जब तक उसके खून की बूंदे हैं उसके अंदर, वो हार नहीं मानेगा। ये उसके स्वभाव को बता रहा है। अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, मेढे का स्वभाव देखते जाओ और करते जाओ, ठीक है ना जी। हाँ, जब तक उसके प्राण हैं, जब तक वो खड़ा रहेगा, वो हार नहीं मानेगा। ये मेष राशि वालों का स्वभाव है, ठीक है। इसी तरह से मेढा जो है वो मेमना भी माना जाता है। तो मेमना देखो यीशु मसीह जो है उन्होंने अपने गोद में ले रखा है, यानी कि ये जो है परमात्मा को प्रिय भी है, या परमात्मा का इसको आशीर्वाद भी मिलता है, ठीक है। इसी तरह से वृष राशि है। वृष राशि में बैल की आकृति दिखाई देती है। तो बैल का स्वभाव जो है वो काम में लगा रहना है निरंतर, ठीक है ना। वो अपोज नहीं करता किसी चीज को कि क्या मतलब है सारा दिन हो गया 24 घंटे से मैं ऐसे ऐसे घुमा रखा हूँ, बोलता कभी बैल। सारा दिन घुमाए रखो बेचारे को, लगाए रखो, लगा रहेगा, ठीक है ना, कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन जिस बात पे अड़ गया फिर उसके संटियां मारते रहो, वो नहीं हिलेगा, ठीक है ना। तो वृषभ राशि का वो भी तो देख परांठा पड़ा है, साथ खा लो। मलिक जी हम भी आ रहे हैं सारे परांठा खाने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो उनकी आकृतियां हैं वो उनके स्वभाव को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी प्रकार वृश्चिक राशि है। पराठा कोई और खिला रहा, मैं नहीं खिला रहा। चलो ठीक। तो वृश्चिक राशि जैसे है, तो वृश्चिक राशि में बिच्छू का वो है, ठीक है। बिच्छू जो है आप देखो गुप्त जगहों पे छिपके रहता है। जो ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे भाई कोई देखे ना, उस तरह से छिपके रहते हैं। और उसका स्वभाव होता है मौका मिलते ही डंक मारेगा। तो ये राशि जो है आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि जिसकी जन्म की राशि ये होगी उसका स्वभाव ऐसा मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कोई नहीं करता, स्वीकार कोई नहीं करता, ठीक है। तो उसको बस आप दूसरे तरीके से पूछ लो, भाई पहले तो यूं बता तेरी जो बातें हैं वो तो किसी को शेयर नहीं करता, ये बात एग्री कर जाएगा, ठीक है ना। फिर उसको पूछो कि सारे तेरे दुश्मन है, क्योंकि उसका तो स्वभाव है ना बिच्छू का डंक मारने वाला, कहेगा हाँ दुश्मन है, सारे दुश्मन है, कोई कहा नहीं मानता। तो ये जो पिक्चर है, पिक्चर आपके स्वभाव को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से साउथ इंडियन जो है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, उन्होंने भी अपनी एक पद्धति, एक विद्या तैयार कर रखी थी जिसका नाम पंच पक्षी रख रखा है। तो पंच पक्षी का मतलब ये है कि उसके अंदर आपको ज्यादा रेक्टिफिकेशन वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हर कोई वो बंदा जिसको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो मुहूर्त निकाल सकता है, ठीक है। डॉक्टर साहब मुहूर्त का क्या मतलब है? विमल जी मुहूर्त से क्या समझते हो? मुहूर्त से एक, हाँ मतलब ये भी मुझे भी क्वेश्चन है, क्योंकि सारे हम जो काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट अच्छा समय हो जाता है। देखो किसी का काम अगर बिगड़ जाए
तो सबसे पहले ये निकलता है पता नहीं किस मुहूर्त में घर से निकले थे, सही है। पता नहीं किस मुहूर्त में घर से निकले थे। तो काम करने का कोई भी समय है उसको मुहूर्त बोलते हैं, ठीक है। और 50% उचित समय। हाँ उचित समय, और 50% विक्ट्री आपकी जो है ना उसी से हो जाती है जब आप उचित समय निकल जाते हो। कहने का मतलब यूं है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरा हुआ, मेरे को कोई चेकअप करवाना था पैथोलॉजिस्ट के यहाँ हमारे, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था कि वो 1 बजे बैठते हैं, मैं वहां पे 9:30 बजे चला गया कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी करवा दूंगा। तो अब डॉक्टर साहब तो 1 बजे बैठेंगे ना, जी। बोले जी 1 बजे आना, वो टाइम वेस्ट गया, सही है। ठीक है ना। 1 मिनट भी तो ये मुहूर्त का वो है जी स्वभाव। भाई हमारे को अगर ये बताओ कि गाड़ी कितने बजे आनी है तो हम उससे पहले पहुंच जाए वहां पे। अगर उसके निकलने के बाद भी जाएंगे तो भी फायदा नहीं, और निकलने से पहले जाएंगे तो भी फायदा नहीं, फिर तो इंतजार करनी पड़ेगी, या फिर हम अपना देख के चलें कि कोई काम जरूरी काम छोड़ के तो हम नहीं जाके वहां वेट कर रहे, है ना। तो ये मुहूर्त का वो है विशेष वो है। और मुहूर्त का मतलब यही है कि कोई काम अगर प्रॉपर समय पे शुरू किया जाता है 50% विक्ट्री उसकी वहीं हो जाती है, जीत हो जाती है उसकी। 50% फिर आगे उसके कर्म होते हैं, ठीक है ना। भाई उसने मेहनत किया नहीं की। जैसे एक छोटा सा हमारे यहाँ जोक है, उसमें ये है कि कोई बच्चा फेल हो गया, तो फेल होने पे उसके घर वालों ने सोचा कि भाई कभी बच्चा है कुछ गलत सोच ले, तो बोले बेटा कोई बात नहीं तेरे भाग्य में लिखा था। बोला शुक्र है फिर तो मैंने मेहनत नहीं की, भाई भाग्य में तो लिखा ही था फेल होना तो कम से कम मेहनत तो वेस्ट नहीं गई, ठीक है। तो वो गलत है। मुहूर्त का मतलब ये है कि 50% आपकी विक्ट्री होगी, आपको एनर्जी मिल गई, आपके मन में कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ ये काम बनेगा, ठीक है ना। बाकी फिर नेचर जो है प्रकृति और आपका कर्म जो है वो भाग्य साथ है। चलो, तो इसमें ये अपने साउथ इंडियन जो है विद्या है, तमिल भाषा में लिखी गई है, दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु के अंदर जो है ज्यादा लोकप्रिय है। उसके बाद में अब धीरे धीरे हमारी तरफ ये फेमस होती आ रही है। इसके अंदर जैसे वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी साउथ में सॉरी सॉरी इंटरफेयर, साउथ में कोई वो पत्ते पे वो इतना वो बहुत सारे ऐसे हाँ भी कुछ है जो निकाल के देंगे और उसमें एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट वो लिखा होगा करके। जी, उसको भी डिस्कस करूंगा। वो अगस्त नाड़ी बोलते हैं जी, ओके ठीक है। हाँ, वो अगस्त नाड़ी बोलते हैं, ये वो अगस्त नाड़ी नहीं है। यहाँ क्या है जो मैंने आपको अभी समझाया ना एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने राशियों को याद करने के लिए वहां पे आकृतियां बना दी। उन आकृतियों का स्वभाव आप याद कर लोगे तो आपको प्लेनेट का स्वभाव याद हो जाएगा, आपको राशियों का स्वभाव याद हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो उसी तरह से उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने 5 पक्षियों को चुना कि इन 5 पक्षियों के अकॉर्डिंग हम ज्योतिष कर सकते हैं। तमिलनाडु में तो उन्होंने 5 पक्षियों को चुना, उसी का नाम जो है पंच पक्षी रखा गया। और इसकी जो मैंने बुक पढ़ी, बुक के अंदर ऐसा बताया गया कि कहीं ज्योतिष सम्मेलन हो रहा था, ज्योतिष सम्मेलन के अंदर 2 साथी गए हुए थे ज्योतिष के अंदर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आते समय जब उन्होंने टिकट बुक करवाई तो उनकी टिकट जो है रिजर्वेशन नहीं हुई, ठीक है ना, मतलब वेटिंग में आ गई। कॉमन सी बात है, हम भी अगर कोई तत्काल में कोई गाड़ी भाई आज की डेट में या कल की डेट में कोई टिकट लेते हैं तो वेटिंग में मिल सकती है, ठीक है। और गाड़ी का जो है समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और वेटिंग जो है उसकी क्लियर नहीं हो रही। तो उनके जो दूसरे साथी थे उन्होंने कहा कि कितने बजे तेरी ये टिकट वो हुई थी, बुक हुई थी। बोले इतने बजे हुई थी। उन्होंने देखा कुछ और देख के कहा कि टेंशन मत ले, गाड़ी आएगी ना उसके बाद ही तेरे को जो टिकट है वो कंफर्म हो, अभी वेटिंग में रहेगी। तो उनको जो है बेचैनी लगी हुई थी कि कैसे होगा ये। तो जैसे ही गाड़ी आई वो टिकट जो है कंफर्म हो गई। टिकट कंफर्म हो गई तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई आपने क्या देखा, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी डायरी बना रखी थी, उस डायरी के अंदर जो है इन 5 पक्षियों को उन्होंने वर्णन कर रखा था। तो वहां से फिर उन्होंने इस विद्या को लिया और उन्होंने भी उनसे पूछा जैसे भी, फिर जाके वो निकल के आए। तो कहने का मतलब ये है पंच पक्षी जो है मोस्टली मुहूर्त के ऊपर होती है, और मुहूर्त जिसका सही निकलता है 50% विक्ट्री वहीं हो जाती है, ठीक है जी। ये पंचांग ये है इसका। उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी में जो है हमारे पास में 9 प्लेनेट होते हैं, नंबरोलॉजी के अंदर हमारे पास में 9 नंबर होते हैं। उसी तरह से वास्तुशास्त्र के अंदर हमारे पास में 5 तत्व होते हैं।
पंचांग के अंदर 5 अंग होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी 5 पक्षी लिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसको 5 पक्षियों को जो है 5 तत्व मान दिया गया या ज्योतिष के जो है 5 अंग मान दिया गया, ठीक है जी। यह अच्छा, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से जो है हमने बताया कि सौर मंडल में प्लेनेट, राशियां, ये सारी चीजें जो घूम रही हैं, अलकाएं, क्या नाम है, जो भी है, धूमकेतु हैं, ठीक है ना, जो भी, हाँ, जो भी चीज है, प्लेनेट हैं, वो सारे के सारे, हाँ जी, जी सौर मंडल में जितनी भी चीजें घूम रही है ना, वो सारे जो हैं हमारे, हम सेंटर है उनके ऊपर, उनके बीच में सेंटर है, तो वो सारी चीजें हमारे को प्रभावित कर रही हैं। इसी प्रकार से ये जो 5 तत्व हैं, ये भी हमारे को प्रभावित कर रहे हैं, और उसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 पक्षी। समय को अपने अनुसार हम नहीं बदल सकते, ठीक है ना। समय तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम किसी को अक्सर कहते हैं कि भाई तू सुधर जा, ड्रिंक करना छोड़ दे, घर वालों की तरफ देखना शुरू कर दे, आप बताओ कितने बंदे सुधर जाते हैं इस बात से, ठीक है ना। और उनको छोड़ो, ठीक है ना, मेरे साथ एग्जांपल हुआ, मैं, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, बालाजी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसमें ओनर जो हैं वो हम उम्र है मेरे, अतुल मेहरान जी, अपने मनोज मलिक जी हमारे साथ हैं भिवानी से, तो वो जानते हैं। मलिक जी जानते हो ना अतुल मेहरान जी को? तो उनके साथ में हाँ जी, हाँ जी, तो उनके साथ में मेरी कोई बातचीत चल रही थी, बातचीत चलते चलते मैंने क्या किया, मैंने उनको कह दिया, कोई बात चल रही थी, बात करते करते वो मेरे से बोले बहुत मोटा हो गया, फट जाएगा एक दिन। हाँ जी, भाई बहुत मोटा हो गया, फट जाएगा एक दिन, अपने आप को कंट्रोल कर। तो अब जब मेरे ओनर, मेरे मालिक मेरे को ये बोल रहे हैं कि तू बहुत ज्यादा मोटा हो गया, तो मैं उस समय ये तो भूल गया कि भैया हम उम्र है, दोस्त भी हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि बात तो ठीक है, मैं कहा मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा। फिर हंसने लगे, ये बोले नहीं होता, मेरे से नहीं होता। बोले तेरे से कैसे होगा? कहने का मतलब सब, किसी का भी स्वभाव चेंज करना इतना आसान नहीं है जितना हम कह देते हैं। फिर हमने किसी को बोल दिया कि भाई ऐसा कर ले, तेरी दिनचर्या बदल ले, तेरा ये ऐसा बदल ले, इतनी आसानी से नहीं बदलता, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। किसी का भी इतनी जी, आसानी से कई सालों में जो आदतें बन जाती है गुरुजी, इतनी जल्दी से चेंज नहीं हो पाती ना। नहीं हो पाती। तो यही बात कहना चाह रहा हूँ। तो जब आम आदमी का स्वभाव हम चेंज नहीं कर सकते, हम प्लेनेट का स्वभाव कैसे चेंज कर देंगे? ठीक है ना जी। तो हम प्लेनेट का स्वभाव भी चेंज नहीं कर सकते। और लाल किताब के अंदर रूपचंद जोशी जी ने जो बोला है, उन्होंने बोला ही ये है, ठीक है ना। हम शेर के और आपके बीच में खाई बना सकते हैं, शेर के और आपके बीच में दीवार खड़ी कर सकते हैं, शेर को शाकाहारी नहीं बना सकते। तो शेर को हम ये कहते हैं कि तू घास फूस खाना शुरू कर दे, तो प्यार से रहना शुरू कर दे, वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। उसका जो नेचर है वो रहेगा। हम अपने बचाव के लिए उसके बीच में खाई बना सकते हैं, उसके बीच में कोई लंबी दीवार बना सकते हैं, या कोई पिंजरा लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसका स्वभाव चेंज नहीं कर सकते, ना अपना स्वभाव चेंज कर सकते। तो यहाँ पे यही चीज है कि हम जो है किसी का भी स्वभाव चेंज नहीं कर सकते, और जो बंदा हवा के विपरीत चलता है उसको चलने में तकलीफ आती है। जैसे हमारे यहाँ लोग क्या वगैरह बोलते हैं कि भाई विपरीत बहाव में अगर तैरोगे तो तैरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर समय से, भाई समय के अनुसार चलोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा, और समय के विपरीत चलोगे तो काम आपका जो है टिपिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन होने के लिए काफी परिश्रम करवा देगा, ठीक है जी। 5 पक्षी जो हैं इसमें गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर, ये 5 पक्षी इसके अंदर आते हैं। 5 जो है इनकी गतिविधियां होती हैं। 5 गतिविधियों का मतलब क्या है? शासन करना, खाना खाना, घूमना, सोना और मरना, ठीक है। जैसे इनके नाम हैं, इनके नाम से हमारे को पता चल रहा है शासन करने का मतलब ये है किसी भी काम के ऊपर एनर्जेटिक होके बैठना और उससे काम करवाना। ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सुभाष जी, ठीक है। फिर भी आप कहते हो तो मैं बता देता हूँ। 5 पक्षी हैं गिद्ध, उल्लू,
कौवा, मुर्गा और मोर, और उनकी 5-5 गतिविधियां हैं अलग अलग। शासक, खाना, घूमना, सोना और मरना। जैसे इनके नाम हैं वैसे इनके काम हैं। गतिविधि का मतलब ये हुआ कि शासन का मतलब किसी चीज के ऊपर शासन कर देना, ठीक है ना, या अपना राज चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेना, ठीक है जी। और खाने का मतलब पता है कि भोजन करना या अपना पेट भरना, ठीक है। और घूमने का मतलब भी हमारे को पता है कि घूमना, और सोने का मतलब हमारे को पता है यानी कि रेस्ट ले लेना, और मरने का मतलब ये है कि बाढ़ में पड़े दुनियादारी, सब कुछ खत्म। भाई जीते जी की आए आए है, हमारे हरियाणवी शब्दों में मैं बोलता हूँ भाई जीते जी की आए आए का मतलब जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हम किसी के कर्जदार हैं, जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हम किसी से कर्जा मांगते हैं, जैसे ही हम मर गए, देने वाला भी मुक्त, लेने वाला भी मुक्त, ठीक है ना। या कानून जो है वो भी यही कहता है कि केस जो है, व्यक्तिगत केस व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है जी। जी ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जैसे शब्द हैं वैसे आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कैसा काम करेंगे। उसके बाद में फिर क्या है कि हमारे पास में दिन और रात है, ठीक है। तो दिन और रात का मतलब ये हो गया कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। पक्षी हमारे पास में 5 है, गतिविधि हमारे पास में 5 है। हर एक पक्षी की 5 गतिविधियां हैं। 5 गतिविधियों का मतलब ये है कि दिन में अलग होंगी गतिविधियां, रात में अलग होंगी, ठीक है ना। उल्लू की गतिविधि दिन में अलग है और कौवे की गतिविधि दिन में अलग है जी। मोर की गतिविधि अलग है। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन गतिविधियों के ऊपर ध्यान देना है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ सीक्वेंस याद करनी है तो 2 सीक्वेंस याद करनी है, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर, एक सीक्वेंस। दूसरी सीक्वेंस शासक, खाना, घूमना, सोना और मरना। याद नहीं रहती, लिख के रख सकते हैं, ठीक है। शब्दों का अर्थ हमारे को पता लग गया कि शब्दों का अर्थ ये। उसके बाद में दिन जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, दिन और रात। तो दिन और रात में बटा हुआ है तो 12-12 घंटे दोनों चीज में है। 12 घंटों का मतलब ये है कि 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे और कुछ समय जो है 8 घंटे मिल गए, है ना, 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, ठीक है ना। 2 घंटे 24 मिनट एक गतिविधि को मिल गए, यानी कि 2 घंटे 24 मिनट बाद दूसरी गतिविधि जो है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर है जी, ठीक है ना। और हमारा जो पक्षी है भाई, हमारे लिए जो पक्षी अलॉट हुआ है वो पक्षी इस समय शासक कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, सो रहा है या मर चुका, वो हमारे काम होने का को रिप्रेजेंट करवाता है। अगर शासक में है तो इस समय हम पावर में हैं, जो काम करेंगे वो बनेगा, ठीक है ना जी। सोए हुए हैं तो मेहनत ज्यादा करवाएगा, काम करने के लिए आसानी से काम नहीं बनेगा। और मरा हुआ है तो हमारा काम पूरा होना ही नहीं उस समय। डॉक्टर साहब ठीक है विमल जी, है ना। तो उसके बाद में फिर क्या है, उसके बाद में ये है कि समय को 24 घंटे से तो 2 घंटे 24 मिनट पे ले आए हम, ठीक है। कोई काम हमारा होना ही 5 मिनट में हो, 2 मिनट 5 मिनट का ही वो अंतर हो, हाँ और ना। हाँ तो 100% हो गया, ना तो 0 हो गया। कोई लोन लेना है हमारे यहाँ, एक और वो बताता हूँ मैं, मेरे को ये मजे आते हैं जी अपने शेयर करने में, ठीक है। मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। हमारे राजनीतिक गुरु थे ओम प्रकाश बैलवाड़ा जी। मनोज जी आप साक्षी हो, ठीक है। ओम प्रकाश बैलवाड़ा जी साक्षी थे। तो उसमें मैंने बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। उसमें मैंने किसी बंदे का नाम लिया, मैं कहा सर उसके 90% चांसेस हैं टिकट मिलने के, किसी बंदे के नाम लिया मैंने, ठीक है। तो बैलवाड़ा जी आज स्वर्ग में, वो फौरन ये बोले 90% क्या होता है, या तो हाँ या ना। तो या तो टिकट अलॉट हो जाएगी या नहीं होगी, दो ही बातें। नहीं हुई तो 100% नहीं हुई, और हाँ हुई तो 100% हाँ होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कई बार समय जो है
कम करना पड़ता है। तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इन 5 पक्षियों को हमने 12 घंटों में डिवाइड किया, 2 घंटे 24 मिनट मिले, तो फिर से इन 5 पक्षियों को अलग से टाइम दे देते हैं, यानी कि 60 दूनी 120 और 24 144 मिनट को 5 पक्षियों में हमने फिर से डिवाइड कर दिया, और नजदीक आ गए। ठीक है ना जी। तो इस तरह से ये चलती है। उसके बाद में आपको बताती है कि काम आपका होना है या नहीं होना है। ये कैसे देखा जाता है, ये देखने के लिए आपको आपके जन्म का नक्षत्र जो है वो मालूम होना जरूरी है। ठीक है, और उसके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो ज्योतिष के जानकार हैं वो भी ठीक है, जो नहीं जानकार है वो भी ठीक है। एक नक्षत्र 26 घंटे तक रहता है, 25 घंटे 26 घंटे तक रहता है, 24 से 26 घंटे के बीच में, क्योंकि गति जो है थोड़ी बहुत घटती बढ़ती है ना, दूरियां जो है घटती बढ़ती हैं। 24 घंटे से 26 घंटे के बीच में एक नक्षत्र रहता है। तो कहने का मतलब कोई ये भी नहीं है कि सुबह 9 बजे जन्म हुआ था, 5 बजे जन्म हुआ था, 8 बजे जन्म हुआ था, 10 बजे जन्म हुआ था, पूरा दिन एक ही नक्षत्र है। रोहिणी, उषा जी ठीक है, रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ ना, तो एक नक्षत्र जो देखो आप, हमने जैसे बताया कि एक राशि जो है 2.25 नक्षत्र की है ना, और चंद्रमा जो है एक राशि से निकलने में 2.25 दिन लेता है, यही बताया ना हमने शुरू में, और सबको पता है। ठीक है, यानी कि एक दिन एक नक्षत्र में चंद्रमा रहता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाई चांस कुछ ऐसा सिस्टम बन सकता है कि कोई थोड़ा बहुत उस पर बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर पे हो कि नक्षत्र चेंज हो रहा हो, अदरवाइज 24 घंटे हैं जी। तो जो नक्षत्र मिल गया ठीक है, अपने को नक्षत्र मिल गया, नक्षत्र से हमारे को ये पता चल जाएगा कि हमारे जन्म का जो है पक्षी कौन है, और वो हमें रूल कर रहा है, वो हमारा रूलिंग प्लेनेट है। ठीक है, जो हमारे को रूल कर रहा है वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो मर चुका है, वो शासक कर रहा है, उसका हमारे को देखना पड़ेगा। दिन में अलग होगा, रात में अलग होगा, यानी कि दोनों टाइम अलग अलग होगा। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है कुछ भी, कोई याद करने के लिए राशियां नहीं है, कोई नक्षत्र नहीं है, कुछ नहीं है। अपने पास में हिंदू कैलेंडर है, फ्री की एप्लीकेशन है, उसके ऊपर क्या नाम है, प्ले स्टोर के ऊपर, वो डाउनलोड करेंगे, कोई भी समय डालेंगे, वो उस समय का पंचांग खोल के आपको दे देगा। वो कौन सी एप्लीकेशन? हिंदू कैलेंडर के नाम से। नहीं, हिंदू कैलेंडर ले लो, हिंदू कैलेंडर बेस्ट है। उसका रीजन है, हिंदू कैलेंडर जो है आपका ऑफ उस पे चलता है, उसके लिए उसको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है एक बार डाउनलोड होने के लिए। अच्छा, ठीक है ना, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, ऑफलाइन भी चल सकता है। ऑफलाइन चलता है, प्लस पॉइंट है। और अपने को ज्यादा कुछ महाभारत करनी नहीं है, अपने को पंचांग देखना है, और उसके अलावा उसमें तो सारी चीजें दे रखी है, पंचांग भी दे रखा है, मुहूर्त भी दे रखा है, सारी चीजें देखनी है। तो काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्वास्थ्य का निशान बना हुआ है, मिल जाएगा जी, करवा देंगे, डाउनलोड करवा देंगे, कोई नहीं। तो नक्षत्र वाइज जो पक्षी है उसको डिवाइड किया गया होगा, जी राइट? जी, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है कि देखो, मैं बताऊं आपको, हमारा जो महीना है ना वो 2 पक्षों में बटा हुआ है। स्वास्थ्य का बिल्कुल यही है जी, विमल जी, यही है। तो उसमें क्या है कि एक पंचांग भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर है, आपको जो अच्छा लगे, जिस पे आप इजी हो, है ना। क्या होता है, मेरे फादर जो है ना, उस समय मेरे फादर को कंप्यूटर मिल गया था कोर्ट में, और कोर्ट के अंदर अगर कोई परिचित हो कोर्ट की भाषा से, तो वहां पे रिपीटेशन वर्क बहुत ज्यादा है। रिपीटेशन वर्क का मतलब ये है, आपकी डेट, किसी भी कोई भी कोर्ट का केस है, उसकी डेट पिछली कब थी, अगली कब आएगी, क्या जजमेंट हुआ, क्या हुआ, सारा का सारा वो रिपीटेशन वर्क चलता रहता है बहुत सारा। अच्छा, वहां पे है ना, जज साहब को छोड़ के बाकी सारे कलर कह दी, जैसे वो बोलते हैं ना, ए फॉर आलू, बी फॉर बड़ा आलू, सी फॉर छोटा आलू, डी फॉर डमी आलू। ठीक है ना, तो वहां पे कोर्ट के अंदर, ठीक है ना, सिर्फ जज साहब को छोड़ के बाकी सारे क्लर्क हैं, कोई सीनियर क्लर्क है, कोई जूनियर क्लर्क। ठीक है, तो पापा भी रीडर थे, कहने को रीडर हो गए। हाँ जी, पक्षी का नक्षत्र का चार्ट होगा, सारी चीजें मिलेंगी जी।
ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें मैं पेड़ के लिए भी तो रखूंगा ना। तो सुमा जी, आज तो कॉमन सबको बुला रखा है मैंने, भाई इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बुला रखा है कि पंच पक्षी है क्या, और क्या हम बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के प्रिडिक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हम 7 दिन में एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। सिर्फ ये कॉन्फिडेंस देने के लिए बुलाया मैंने आज सबको। और ये वीडियो जो है ये मैं सबके पास भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज ऐसे भी थे कि भाई 6 साल से तो हम भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ऐसा कैसे, ये क्या जादू करोगे, है जी। भाई जादू यही है, रूलिंग प्लेनेट जो है उसी के ऊपर चल रहे हैं हम। और दो चीजें हैं इसमें, अध्यात्म और साइंस। अध्यात्म जो है वो मोटा मोटा मान लेती, वो मानती भगवान सारा एक है। भाई अध्यात्म में तो हम यही कहते हैं ना कि एक परमात्मा है, ठीक है। वो साइंस कहती है कि भाई परमात्मा एक है, तो ये 5 नाम कहां से आ गए, अलग से 3 नाम कहां से आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर उनको समझाओ कि भाई हाथ तो एक है, इसकी उंगलियां 5 हैं, ठीक है। फिर कहता है अच्छा, उसके बाद में फिर ये गणेश और कार्तिक और ये कहां से आ गए, फिर उनको समझाओ देखिए इसमें पूर्वे भी हैं, ये जो है ये गणेश कार्तिक भी आ गए। तो कहने का मतलब साइंस जो है ना, बात के ऊपर बात, बात के ऊपर बात निकालती है, और अध्यात्म जो है ना वो सीधा सीधा मोटा मोटा बोलती है। तो ये जो है अध्यात्म है, अध्यात्म का मतलब ये है सीधे 5 पक्षी हैं। सिर्फ इसका बेस जो है, बेस सिर्फ इतना ही है कि महीने के 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। दिन के 2 हिस्से हैं, दिन और रात। 5 हमारे पास में पक्षी हैं, 5 की सीक्वेंस है। उन्हीं 5 सीक्वेंसों की 5 जो है गतिविधियां हैं। 5 गतिविधियों का अलग अलग रूल है। 2 घंटे 24 मिनट एक गतिविधि को मिलते हैं, ठीक है। दिन में अलग होती है, रात में अलग होती है, ठीक है। और जैसे देखो दिनों के नाम हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन सोमवार होगा उस दिन सबसे पहला होरा बोलते हैं हम। होरा मतलब घंटा, ठीक है ना, या समय बोल दो। सूर्योदय का जो सबसे पहले का समय होगा वो चंद्रमा का होगा। मंगलवार को जो है सबसे पहला होरा जो है वो मंगलवार का होगा, मंगल देवता का होगा। बुधवार को जो सबसे पहला हो रहा है वो बुध देवता का होगा। इसी प्रकार इनकी गतिविधि जो है वो भी डेली अलग अलग आएंगी, ठीक है। बताने में बहुत ज्यादा विस्तार लग रहा है, बता जिस समय आप करो इनको यार इतनी सी बात थी, इतनी बड़ी, इतना रामायण कर रखी थी भाई, बात इतनी सी थी और इतना बड़ा बना रखा था, ठीक है। मैं खुद कहता हूँ ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, हर आदमी सीख सकता है, बशर्ते उसको गिनती आती हो 27 तक। हमारे वो थे, क्या नाम है, पीटीआई डीपी सर नरुला जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है अभी। तो उन्होंने हमारे को वो क्या नाम है बुलाया कि बैंड बैंड सीखना है तो आ जाओगे वहां पे। तो बैंड सीखने पे उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ 4 तक गिनती आनी चाहिए। भाई 4 तक कैसे, बोला 1 2 3 4 हो गया, फिर 4 3 2 1, बात खत्म। इतना ही है बैंड, बोला ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से 27 नक्षत्र जो आपके हैं, 27 नक्षत्र आपको पता होना चाहिए। पंचपक्षी की कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, 101% मिलेगा जी सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया 2 ही बातें होंगी, काम आपका होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ठीक है ना। भाई कितना समय आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना चाहते तो फिर आपको रास्ता चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब आपकी ट्रेन निकल गई, आपको स्टेशन पे जाना जरूरी है, तो ट्रेन तो मिलनी नहीं, बस पकड़ लो भाई, ठीक है ना। बस भी नहीं मिल रही है तो एरोप्लेन पकड़ लो भाई, और सारी चीजें बंद है तो समय का इंतजार कर लो, सुबह फिर से आएगी ट्रेन, ठीक है ना जी। तो हर चीज का जवाब मिलेगा जी, काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा, ये सारा का सारा इसके अंदर आएगा। और जो पंचांग हम बता रहे हैं, पंचांग से आप ये बता पाओगे कि आपका कौन सा प्लेनेट जो है वो आपसे रुष्ट है, और उस प्लेनेट को मनाने के लिए आपको कौन से प्लेनेट के आगे जाके हाथ जोड़ने हैं, ठीक है ना। और रेमेडी की बात आती है तो किसी का एक क्वेश्चन था कि रेमेडी भी होगी क्या, ठीक है। रेमेडी क्या होती है जी, रेमेडी सिर्फ और सिर्फ यही है कि प्लेनेट को मनाना, ठीक है। और प्लेनेट मनाने का मतलब ये है कि या तो हम उसके आगे हाथ जोड़ें, ठीक है जी, या उसको कोई चीज देके प्रसन्न करें, ठीक है, या उसको दुत्कारें,
दूध काढ़ने की कैपेसिटी हमारी है नहीं। दूध काढ़ने की स्टेज पे तो हम है ही नहीं। रावण थोड़ी ना है, रावण ने तो सारे नक्षत्रों को सब राशियों को बांध रखा था, ठीक है ना। वो तो सबको अपने अनुसार चलाता था कि अब इस तरह से चल, अब इस तरह से चल, यहाँ से निकल और यहाँ से मत निकल। वो तो बोलते हैं कि रावण जब चलता था तो नक्षत्र और राशियां जो है अपना स्थान चेंज कर लेती थी, ठीक है। तो हम तो क्या है, हम तो सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं। अब प्रेयर जो है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। वो हवन पूजन से भी हो सकती है, मंत्र उच्चारण से भी हो सकती है। अगर मंत्र उच्चारण नहीं आ सकता, तुलसीदास जी की जो रामायण है वो आप सब जानते होंगे कि हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो हिंदी में लिखी हुई है कहने का मतलब उन्होंने ट्रांसलेट की थी, और जब ट्रांसलेट की थी तो काफी विवाद हुए थे, ठीक है ना, कि भाई जो असली रामायण है संस्कृत में लिखी हुई है वो कैसे काम करेगी। तो भगवान जो है भाव के भूखे हैं, वो शब्दों के भूखे थोड़ी ना है। अगर बात शब्दों की आए तो जो कीड़ी मकोड़े हैं वो कौन सी भाषा में भगवान को याद करते हैं जो उनको भोजन मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो जी सही बात है। भाई वो कौन सी भाषा में उनको याद करते हैं, वो संस्कृत में करते हैं, वो हवन पूजन करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं कि उनको वहां पे भाई बिल के अंदर भी उनको उनका खाना मिल जाता है, ठीक है ना। जी उनको ज्ञान भी नहीं है, सिर्फ भाव ही है। भाव ही तो परमात्मा जो है वो भाव के भूखे हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज को काम पूरा करने के लिए करेंगे, भगवान भी काम पूरा करेगा, ठीक है ना। कि भाई एक काफी टाइम पहले की बात है, फेसबुक के ऊपर मैं एक्टिव था, तो फेसबुक पे किसी का मैसेज आया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी समस्याएं चल रही हैं। तो मैंने उसको कहा भाई अभी शनि जयंती मनाई जा रही है, तो यथासंभव जाके शनि जयंती में तेरी सहायता वो कर दे, भाई अपनी सेवा दे दे। तो कहता है जी शनि महाराज को तो मैं 6 बार तेल चढ़ाया है यार, किन में घूमी हुए। तो मैं ये शनि महाराज के जाइए भी ना, तेरा होना भी को नहीं, ठीक है ना। बोला मतलब भाई शनि महाराज तेरा कर्जा लेके थोड़ी ना जा रहे हैं, ये तो शनि महाराज के ऊपर तेल चढ़ाता होगा, शनि महाराज भाई तेरा काम करने में खुश हो जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो है अभी एक कितने 5 मिनट है, चलो अच्छा है, सही है टाइम। देखो हमारे यहाँ जो प्लेनेट है ना, जैसे आप बोलोगे कि भगवान कण कण में विद्यमान है, ये सब बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं मानते नहीं, ठीक है। अगर मानते हैं तो पिता के अंदर जो है सूर्य विद्यमान है, आत्मा के अंदर जो है सूर्य विद्यमान है, हड्डियों के अंदर जो है सूर्य विद्यमान है, ठीक है। जितने भी हमारे गवर्न करने वाले हैं वो सूर्य विद्यमान है। ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी सूर्य विद्यमान है, खाने के अंदर भी सूर्य विद्यमान है, ठीक है जी। तो इसी तरह से चंद्रमा जो है माँ के रूप में विराजमान है, हमारे सास के रूप में विराजमान है। उसके अलावा सफेद बालों वाली जितनी भी गुड़ियां हैं वो सारी की सारी चंद्रमा का रूप है। तो कहने का मतलब आप उनको परेशान करके फिर चंद्रमा की रेमेडी करना चाहें तो क्या चंद्रमा की रेमेडी होगी? भाई माँ कह रही है बेटे 10 मिनट बैठ जा मेरे पास, वो कहता समय नहीं है, मैं तो जाके अभी हवन पूजन करवाना है, चंद्रमा का मेरे को अनुष्ठान करवाना है, करवाते रहो अनुष्ठान, ठीक है ना जी। हमारे खाने की जो चीजें हैं उनके अंदर भी प्लेनेट विद्यमान है। भाई कोई दाल है हरे रंग की है तो हमने उसको गुरु मान दिया, नहीं सॉरी हरे रंग की बुध, हरे रंग का बुध मान दिया, पीले रंग को गुरु मान लिया, 2 रंग को हमने केतु मान दिया, ठीक है ना। तो मान लिया नहीं, ये चीजें हैं भाई, उनको मानेंगे जब भी तो। भाई पत्थर के अंदर जब भगवान मानते हैं, जब तक उसको भगवान नहीं मानते जब तक वो पत्थर ही है, ठीक है ना। या स्वामी विवेकानंद जी की कथा बताते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो मूर्ति पूजन का वहां पे खंडन किया गया होगा कई बार, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पे पान की डिमांड की और उनके जो पूर्वज थे उनकी तस्वीर के ऊपर वो डाल दी, पिक डाल दी। तो डाल दी तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की, उन्होंने कहा भाई मूर्ति तो है बदलवा दो, मूर्ति तो है बदलवा दो। बोले नहीं ये मूर्ति नहीं, हमारे फादर हैं, हमारे ग्रैंडपा हैं। तो भाई मानते हो तो है ना, ठीक है ना। भगवान तो हर चीज के अंदर विद्यमान है, ठीक है। अब जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अब खास करके जितने भी पुराने एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको सबका एक ही रेमेडी बताई है कि अपना आचरण सुधार लो,
आचरण सुधारने का मतलब ये है भाई किसी के साथ छल मत करो, ठीक है ना। और ये जो अपने 5 चीजें हैं, इंद्रियां बोलते हैं, इंद्रियों को पर काबू रखो, ठीक है। ओशो जी महाराज को सुनोगे, ओशो जी महाराज कहते हैं कि शरीर को और आत्मा को अलग कर दो। भाई आत्मा की ज्यादा सुने नहीं का शरीर, या शरीर की आत्मा नहीं सुनेगा, तो दोनों को सहयोग नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, काम नहीं बनेगा। भाई मेरे मन में कोई चीज उठा के खाने की आ रही है, अब शरीर जो है वो अगर मन का साथ ना दे, मानता रहे मन, तो शरीर को अगर मैं मन से अलग मान लूं और ऑर्डर कर दूं कि भाई मन को जो है फॉलो नहीं करना है, तो क्या चोरियां हो जाएंगी, क्या बदमाशियां हो जाएंगी। करना तो इसी ने है ना, हाथों ने, शरीर नहीं करना है ना, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं अध्यात्म में पढ़ाई जाती हैं। लेकिन युधिष्ठिर वाली बात आती है कि बोला सदा सत्य बोलना है, उसको 5 दिन तक लेसन याद नहीं हुआ। बोला यार इतना का लेसन था क्या कि तुझे 5 दिन याद नहीं हुआ। बोला 5 दिन से झूठ बोलने की, झूठ रोकने की कोशिश तो कर रहा हूँ भाई, बाकी जो है वो तो कह दिया। बोला जी ठीक है, सदा सत्य बोलो, बात खत्म हो गई, ठीक है। युधिष्ठिर को वो चीज याद करने में 5 दिन लग गए। या हमारे यहाँ बोलते हैं कि कोई बच्चा चला गया, उसने जाके कहा कि गुड़ खाना छोड़ दो, ठीक है। तो गुरुजी बोले बोले 10 दिन बाद आइए। 10 दिन बाद जाने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। तो बोला जी आपने 10 दिन पहले क्यों नहीं बोला। 10 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, जब गुड़ खाना छोड़ा तो इसको बोल दूं, ठीक है ना। तो जीवन में उतारने में जो है वो समय लगता है। थ्योरेटिकल ज्ञान तो आपको हफ्ते 10 दिन का, 15 दिन का बहुत होता है, ठीक है। और इवन की 1 मिनट का भी ज्ञान बहुत होता है, ठीक है। दोबारा 1 मिनट में दोबारा वो जुड़ेंगे जी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो क्लियर करेंगे। पंचपक्षी कोर्स ड्यूरेशन, फीस 999 रुपए जी, और ड्यूरेशन 1 हफ्ते का, 7 दिन का। पंचांग भी उसमें हो जाएगा, उसमें पंचपक्षी भी हो जाएगा, ठीक है। पंचपक्षी के अंदर आपको मुहूर्त आ जाएगा, और पंचांग के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सा प्लेनेट आपसे नाराज है, कौन सा प्लेनेट आपको फेवर कर रहा है, और कौन से प्लेनेट को मनाने के लिए आपको कौन से प्लेनेट के पास जाके हाथ जोड़ने, ठीक है ना। सिर्फ 7 दिन का कोर्स है। और बाकी आपको करना है तो मैंने बता रखा है, मेरे साथी हैं जुड़े हुए हैं 1 साल के लिए।